तेल और पानी मिलाने की जितनी कोशिश कर ले नीतीश कुमार जी, वो सफल नहीं होंगे। हमारी पार्टी का विरोध नीतीश कुमार जी से नहीं था। नीतीश कुमार जी ने जिन दबाव में उन फैसलों को लिया, उन फैसलों के हम खिलाफ। तब ये बात तय हो गया कि नीतीश कुमार जी अब राजनीति जिस मानसिक और शारीरिक स्थिति से स्वतंत्र रूप से कर पाते थे, अब वो करने की स्थिति में नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम सब लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के लिए कोई फैक्टर है ही नहीं। राहुल गांधी जी और राज्यों के अंदर जो नेतृत्व है उसके अंदर तालमेल है कि नहीं, ये भोपाल की रैली रद्द होने से जितना बेहतर कोऑर्डिनेशन, जितना बेहतर तालमेल एनडीए गठबंधन दलों के अंदर है, वो उनके यहाँ नहीं। पिछली बार अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए थे तो उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री काफी ज्यादा दिखे, लेकिन इस बार जब झंझारपुर में कल जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त उनके निशाने पर लालू परिवार, विपक्ष के तमाम नेता, सनातन धर्म पर बयान देने वाले, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उनकी जो जुबान थे वो काफी नम नजर आए। इसको लेकर बड़ा सवाल था कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। अमित शाह का बिहार आगमन और अमित शाह के निशाने पर लालू परिवार, आरजेडी और सनातन धर्म पर बयान देने वाले तमाम विपक्ष के नेता, नीतीश कुमार कहीं कहीं पर उनका नाम जो है वो ले रहे थे। मेरे साथ भाजपा के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रवक्ता हैं राहुल जी। सवाल है कि अगर नीतीश कुमार, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, जो कल तेवर दिखा अमित शाह का, सबसे पहले सवाल है कि अमित शाह के तेवर और जो बयानबाजी रही, जिस प्रकार से वो हमला विपक्ष नेताओं पर करते रहे सिवाय नीतीश कुमार के, आप कैसे, आपकी पार्टी कैसे? देखिए, नीतीश कुमार जी को हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बिहार की राजनीति में अब उनका कोई एग्जिस्टेंस बचा है। जब अमित शाह जी उनको इग्नोर करते हैं या उन पे नरम रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कहीं न कहीं दोनों दल साथ आ रहे हैं या करीब आने की कोशिश है। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अगर आप बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखें और गहराई से समझने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं बिहार के अंदर आरजेडी एक ऐसा फैक्टर है जिसने बिहार को जंगल राज का प्रतीक बना दिया है। जब उनकी दूसरी पारी शुरू हुई है इस तरफ, अभी जो जदयू के साथ जो दूसरी पारी उनकी शुरू हुई है, उसके बाद आप देखिए पिछले कुछ महीनों में शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं करते हैं, वो रामचरितमानस को कटघरे में खड़े करते हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता जिस तरह की उड़ूल जुलूल हरकतें करते हैं और बिहार की पूरी छवि को जिस तरह से उनके बयानों से एक असर जो उसका दिखता है, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार की अक्षमता, उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठाता है। तो बीजेपी हो या राष्ट्रीय लोक जनता दल या बिहार का हर एक बच्चा ये इस बात को समझ रहा है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के लिए कोई फैक्टर रह ही नहीं गए हैं। अब फैक्टर है आरजेडी, और जिसकी वजह से बिहार एक नए संकट के दौर में जा रहा है। जिस तरह से धार्मिक हमले वो करते हैं, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड तक कहते हैं, एक धार्मिक ग्रंथ के बारे में आप उससे सहमत हो असहमत हो, एक बात हो सकती है। ये देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ नास्तिक भी रहते हैं तो यहाँ भगवान में आस्था रखने वाले लोग भी रहते हैं, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करे। लेकिन तय बात है कि जो 90 से 2005 तक जंगल राज ही जिसका एकमात्र पहचान रही है और जिनकी पहचान तुष्टीकरण की रही है, वो किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करें, बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, बिहार की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करें, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करें, ये उनकी पहचान रही है। तो निश्चित तौर पर हम सब लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के लिए कोई फैक्टर है ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री से बीते दिन मुलाकात हुई है, जो तस्वीर निकली, जो बॉडी लैंग्वेज था दोनों नेताओं का, काफ़ी सहज दिखे। नहीं लगा कि भाई ये कोई विरोधी एक दूसरे के एक साथ मिल रहा है। उसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि अगर फिर से ऐसा होता है, चूँकि राजनीति को आप भी बहुत करीब से जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएं, भाजपा नीतीश को स्वीकार कर ले, कोई बड़ी बात नहीं राजनीति में देखी जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, पहले से एनडीए में शामिल जैसे उपेंद्र कुशवाहा पार्टी आपकी पार्टी को हो जाएगी, चिराग है, मांझी है, इन लोगों को नहीं लगता कि इन लोगों को दिक्कत हो जाएगा? देखिए, पहला सवाल आपने पूछा नरेंद्र मोदी जी और जो G20 के डिनर में जो लोग मिले। देखिए, जब कभी भी आप किसी कार्यक्रम में आप मिलते हैं, बेशक आप दो अलग अलग विपरीत धड़ा से हों, विपरीत राजनीतिक दल से हों, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रोटोकॉल को बखूबी उन्होंने निभाया। उनकी कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं आई है जिसमें कि किसी दूसरे दल के मुख्यमंत्री के साथ बहुत रूडली वो व्यवहार कर रहे हों, ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है। तो सिर्फ ये कह देना कि किन्हीं के साथ तो प्रोटोकॉल के हिसाब से या एक कहिए कि एक बढ़िया गेस्चर से मिले, इसका मतलब है कि दिल भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जब हम विरोधी के साथ भी किसी एक मंच पर, जहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय फलक का वो मंच था, वहाँ पे हमको राजनीति, जो व्यक्तिगत राजनीति है या जो दलगत राजनीति है, उससे ऊपर उठ करके राष्ट्र प्रथम हम लोग को सोचना था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ एटलीस्ट इस गेस्चर को निभाया, इसमें कोई दुराय नहीं है। अब रही बात कि उनके आ जाने से जो नुकसान होने की बात आप कह रहे हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को या चिराग पासवान जी को या मांझी जी को कोई नुकसान होगा, तो आपको मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास भी दिलाता हूँ, और मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो बेसिक वोट है, लव कुश और अति पिछड़ा और महादलित समाज में आपको पता है कि जब से शराबबंदी हुई है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित कोई समाज हुआ है तो वो महादलित समाज हुआ है। अति पिछड़ा और लवकुश समाज की जो स्थिति है जब से ये महागठबंधन बनी है, और जो क्राइम की जो तस्वीर बिहार के अंदर उभर के आई है, जिसकी चर्चा कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि ये मिलन तेल और पानी का है। निश्चित तौर पर तेल और पानी मिलाने की जितनी कोशिश कर ले नीतीश कुमार जी, वो सफल नहीं होंगे। और लवकुश समाज का बहुत बड़ा तबका और अति पिछड़ा समाज का बहुत बड़ा तबका ऑलरेडी एनडीए की तरफ शिफ्ट कर चुका है। उसका एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी के साथ और आरएलजेडी के साथ और मांझी जी के साथ, पासवान जी के साथ पहले ही शिफ्ट कर चुका है। आपको नहीं लगता है कि जिस अच्छे नीतीश कुमार की बात आप कर रहे हैं, उस अच्छे नीतीश कुमार को स्वीकार करने में थोड़ा समय भी आप लोगों को नहीं लगेगा? देखिए, राजनीति में ये बात सही है कि अगर वो विचार करते हैं तो देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात पहले भी मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी से हमारा कोई विरोध नहीं था, हमारी पार्टी का विरोध नीतीश कुमार जी से नहीं था। नीतीश कुमार जी ने जिन दबाव में उन फैसलों को लिया, उन फैसलों के हम खिलाफ थे। हमने कई बार पार्टी से अलग होने के पहले कई मौक़ों पे हमने नीतीश कुमार जी से और पार्टी के डिफरेंट फ्रंट पर इसकी बात रखी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब ये कहा कि ये फैसला ललन सिंह जी और विजेंद्र यादव जी के दबाव में लिया गया है, तब ये बात तय हो गया कि नीतीश कुमार जी अब राजनीति जिस मानसिक और शारीरिक स्थिति से स्वतंत्र रूप से कर पाते थे, अब वो करने की स्थिति में नहीं है। शायद यही वजह है कि जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनके फैसलों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, इसलिए हम उनसे अलग हुए। हमारा नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत कोई दुराव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पिछले 5-7 सालों को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी न सिर्फ डिरेल हुए हैं, बल्कि वो किसी न किसी लोगों के चंगुल में चले गए हैं और वो राजनीति डिसाइड कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी राजनीति नहीं डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी किसी स्टेज पर अपने को कोर्स करेक्शन करते हैं तो फिर देखा जाएगा। फैसला लेते हैं तो फिर सकारात्मक रहेगी, आप लोग हाथ फैलाएं। मुझे लगता है कि इतनी बात तो कहने की जरूरत नहीं है। जो बातें मैंने अभी कही है, सबसे पहले नीतीश कुमार जी को फैसले लेने से पहले जो उनके फैसले को प्रभावित कर रहे हैं, उनके चंगुल से उनको निकलना पड़ेगा। दूसरे पाले में आने के फैसले तो बाद में वो करेंगे, पहले उनको यह तय करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने उनके फैसले को पिछले 5-7 साल में बुरी तरह से प्रभावित किया है, बिहार को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने का काम किया इन फैसलों से, पहले उनको उन चंगुल से निकलना होगा। दूसरा सवाल जाति आधारित गणना को लेकर लेते हैं। बिहार सरकार ने तो करा लिया, लगभग काम कंप्लीट हो गया, आंकड़ा भी सार्वजनिक हो सकता है। विपक्षी पार्टियों ने उसे मुख्य एजेंडा के तौर पर ले लिया कि भाई अब इसे देश भर में लागू करने को लेकर भाजपा प्रेशर बनाएंगी, ये मुद्दा बनाया जाएगा। ममता बनर्जी की सहमति नहीं है, तो आपको लगता है कि भाई ममता बनर्जी जैसी पर्सनालिटी वहाँ के मुख्यमंत्री है, विपक्ष का एक बड़ा नेता है, वो इस मुद्दे पर सहमत नहीं है, तो विपक्षी पार्टियों के अंदर ये एक असमंजस वाली स्थिति बन रही है? देखिए, INDIA का जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं, इस गठबंधन का जो पूरा प्रारूप है वो छलावा पर आधारित है। बिहार के अंदर जब जाति जनगणना करने का फैसला किया गया, तब बीजेपी हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे जो भी दल हो, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, सब लोगों ने सहमति जताई। अब तो सवाल नीतीश कुमार जी से है कि जाति जनगणना हो गया, आंकड़े भी आपके पास आ गए, जारी क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जारी करने में इनको दिक्कत हो रही है।
क्यों हो रही है, इसका जवाब नीतीश कुमार जी देंगे। अब रही बात कि जो मुंबई में आईएनडीए की जो गठबंधन की जो बैठक हुई, उसमें ममता बनर्जी ने इसका खुल करके विरोध किया। इस विरोध की जो सबसे बड़ी वजह है कि आईएनडीआईए इस काम को करना नहीं चाहती है। उनको पता है, उनको ये भी पता है कि गठबंधन दल का ही कोई न कोई व्यक्ति इसका विरोध करेगा, तो सिर्फ वो एक चर्चा फैला दिए हैं कि भाई देखिए हमारा गठबंधन तो करना चाहता है लेकिन बीजेपी नहीं करना चाहती है। लेकिन सच्चाई यही है कि आंकड़े जब जमा हो गए तो जारी करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। दूसरी बात, जिन राज्यों में अभी सरकारें हैं, आप छोड़ दीजिए देशव्यापी स्तर पर, आप राजस्थान में सरकार में हैं, आप हिमाचल में हैं, आप कर्नाटक में हैं, आप झारखंड में हैं, बिहार में जाति जनगणना अप्रैल में शुरू हुआ, मार्च में अप्रैल में शुरू हुआ और 2 महीने 1.5 महीने पहले खत्म हो गया। इन राज्यों में करने से पहले क्या किसी ने अडंगा लगाया? क्या बीजेपी ने या किसी एनडीए के गठबंधन दलों में से किसी ने कहा कि आप दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, क्या इन राज्यों में या केरल में या बंगाल में, क्या इन राज्यों में किसी ने मना किया? सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ लेना मकसद है। इस आंकड़ों का जो फायदा दलितों को और ओबीसी को और अति पिछड़ों को होना है, उसका फायदा आईएनडीआईए नहीं देना चाहती है। इसलिए अगर इनकी मंशा होती तो अब तक इन राज्यों में, आप दबाव की राजनीति की बात कर रहे हैं ना, दबाव बनाने के लिए कि बीजेपी पर दबाव बनाएंगे, आप इन राज्यों में करिए ना। आपको देशव्यापी करने की क्या जरूरत है? अगर आप इतने राज्यों में कर लेंगे तो तय बात है कि अगर बाकी जनता को यह महसूस हो जाए कि इन आंकड़ों के आने से जो दावा किया जा रहा है अगर वो बेनिफिट मिलेगा, तो अपने आप राजनीतिक दबाव उन सभी दलों पर पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप राजनीतिक फायदे के लिए ये काम करना चाहते हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, कोई ठोस काम इस दिशा में नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि आप मानते हैं कि ये फायदा एक बड़ा तबका को होगा, तो फिर भाजपा को, चूंकि केंद्र भाजपा की सरकार है, तो भाजपा को करा लेनी चाहिए भाई, एक बड़ा तबका को फायदा है, जैसा कि नीतीश कुमार आपको ये मैं बताऊं कि कोरोना की वजह से कोई भी जनगणना का काम इसको रोका गया है और संभव है कि अगले 1 आध साल के अंदर ये चीज़ें शुरू हों। तो मुझे लगता है कि जब तक हम लोग इस प्रोसेस को शुरू नहीं करने, जब तक हम लोग इस प्रोसेस को शुरू करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कराने जा रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार ने जिस चीज़ को एजेंडा बनाया देशव्यापी, अगर वो यहाँ करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा सवाल सीधा है कि राहुल गांधी जी से या उस गठबंधन से कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक, राजस्थान से लेकर के बंगाल तक, इन राज्यों में, साउथ में कर्नाटक से लेकर केरल तक, इन या तमिलनाडु में, इन कामों को करने से कौन रोक रहा है? आप करिए तो, लेकिन आप साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों? इसका जवाब बीजेपी को नहीं देना है, इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि आपने इस पर कदम बढ़ाया, फिर आपको रोकने की क्यों मजबूरी हो गई है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो हम गलत हैं, समझ गए कि हम गलत हैं। लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ करके आप बाकी कदम चलने से रोक रहे हैं अपने को, तो इसका मतलब यह है कि आपको पता चल गया है कि इसका जो राजनीतिक एजेंडा जो था वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए सिर्फ बयानबाजी करके आप तर्कस से तीर आप निकाल रहे हैं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार मीटिंग हो रही है, अब तय हो गया है कि भाई भोपाल से जनसभा की शुरुआत होगी, रैलियां होगी। आप लोग से क्या रैली होने वाली है? नहीं, अब तारीख भी तय कर ली जाएगी। कि आप गलत बोल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 2 अक्टूबर को भोपाल में रैली होने वाली थी, मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ ने साफ साफ मना कर दिया है कि यहाँ कोई रैली होने जा रही है। इस बात को नई जानकारी आप ले लीजिए। लेकिन गठबंधन की जो पहली रैली भोपाल के अंदर होने जा रही थी, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उसे कराने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह होता है कि जिस गठबंधन में कई दल हैं उसके अंदर सहमति तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी और राज्यों के अंदर जो नेतृत्व है उसके अंदर तालमेल है कि नहीं, ये भोपाल की रैली रद्द होने से खुल करके सामने आ गया है। आप लोग कब से शुरुआत कर रहे हैं भाई? इंडिया गठबंधन में, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन इतना चेहरे हैं, कब से एक साथ? चूंकि अब ये लोग तो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तारीख तय कर रहे हैं, समन्वय समिति में बैठक हो रही है। पत्रकारों की ये आकांक्षा रहती है कि हम वो 2 काम कर रहा है तो ये 2 काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जितना बेहतर कोऑर्डिनेशन
जितना बेहतर तालमेल एनडीए गठबंधन दलों के अंदर है वो उनके यहाँ नहीं है। इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बेंग की तरह जो है इन गठबंधन दलों को बिठाया जाए और उसको तौला जाए। तो कभी ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं, कभी केजरीवाल जी नाराज हो जाते हैं, कभी जो मोटिवेटर होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, वो नीतीश कुमार जी नाराज हो जाते हैं, कभी राहुल गांधी जी की आकांक्षा को लांचे मारने लगते कहते कि यही तो आज़ादी है, यही तो लोकतंत्र, सब अपनी बात को रख रहे हैं। वहाँ तो आज़ादी है नहीं एनडीए में, भाई भाजपा जो कहेगी उसको मानना देखिए, होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है कि जिसको आज़ादी का नाम दिया जा रहा है, तो अगर ये आज़ादी है कि एनडीए गठबंधन ने अपने बैठक में शरद पवार जी के आवास पर जो बैठक हुई उसमें ये तय किया गया, कांग्रेस के नेता भी वहाँ उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में वेणुगोपाल की उपस्थिति में यह तय किया गया कि भोपाल में 2 अक्टूबर को रैली की जाएगी। अब उस गठबंधन दल में इतनी आज़ादी है कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश का नेतृत्व तय करता है कि भाई आप दिल्ली में तय करेंगे रैली, हम उसको नहीं करेंगे। तो भाई ये आज़ादी उन्हीं को मुबारक हो। आज़ादी अनुशासन के साथ चाहिए और ये एनडीए में है, और एनडीए बिहार को, देश को बेहतर नेतृत्व देने की स्थिति में है। और आने वाले दिनों में बिहार के अंदर न सिर्फ लोकसभा चुनाव में, बल्कि बहुत संभव है कि विधानसभा का चुनाव भी बिहार के अंदर साथ हो। जिस तरह के आरजेडी और जदयू के अंदर अंतर्विरोध बढ़े हैं, तो संभव है कि दोनों चुनाव एक साथ हो, या आगे भी अगर चुनाव होगा तो वहाँ भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने की स्थिति में है। तो चलिए, चर्चा की शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार और एनडीए में वापसी को लेकर था। सवाल ये भी था कि अगर नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किनको होगा? उपेंद्र कुशवाहा को होगा, जीतन मांझी, या फिर चिराग पासवान को होगा? लेकिन ऐसे में जो तमाम जो पार्टियां हैं उनमें उनका मानना है कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, बस जो फैसले लिए उन्होंने बीते साल गठबंधन को लेकर वो गलत था। आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते को लेकर जो अमित शाह ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की राय भी जानने की कोशिश की है। आपकी क्या राय है? अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए।